दुनिया के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अमेरिका जिसे चाहे उसे धमकी दे देता है। किसी भी देश को धमकाकर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगा दिए जाते हैं और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं। पूरी पूरी पकड़ मिडिल ईस्ट में अमेरिका की है। अमेरिका जो चाहता है वो करता है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई भी देश अमेरिका को पलटकर जवाब नहीं देता है। अमेरिका जब धमकाता है किसी देश को तो वो देश खामोश होकर बैठ जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ईरान जैसा देश अमेरिका की धमकियों से डरता नहीं है, तो ईरान में अमेरिका की दाल नहीं गल रही है। बाकी अमेरिका जिसे भी चाहता है उसे धमका देता है। यूरोप के साथ भी जंग शुरू करने का प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। धमकियां दे दी हैं, टैरिफ लगा दी हैं फ्रांस, कनाडा जैसे देशों के ऊपर। उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की खबर बता देता हूं। मिडिल ईस्ट में आपको मालूम ही है कि अमेरिका के बहुत सारे बेस बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर वो कतर का अल उदीद बेस है। ये सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का। मिडिल ईस्ट के सारे बेस इसी अल उदीद बेस से कंट्रोल होते हैं। कोई भी मिशन मिडिल ईस्ट के अंदर चलाना होता है तो अल उदीद एयर बेस का ही इस्तेमाल अमेरिका करता है। अब ये जो बेस बना हुआ है ये कोई ऐसे ही थोड़ी ना बना हुआ है। इसके बदले में अमेरिका से कतर बहुत सारा पैसा भी लेता है। अमेरिका कतर को यह भरोसा दिलाता है कि हम यहां पर अगर मौजूद रहेंगे तो आपके ऊपर कोई देश हमला नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लालच देकर कतर की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका कतर की जमीन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी चलाता अपनी है। अब यह बात जो शाही परिवार है कतर का, जिसकी इस वक्त हुकूमत है, उसके एक मेंबर को बुरी लग गई कि हमारी ही जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ऊपर ही ये रौब दिखाते हैं, सारे नियम कानून हमारे ऊपर लागू करते हैं। शाही परिवार के एक मेंबर ने अमेरिका को एक सख्त संदेश दिया और कहा कि आप सिर्फ एक किराएदार हैं, एहसान मत जताइए, जरूरत पड़ी तो बेस हटा देंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका कतर के अल उदीद बेस का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा काम करता है जिससे थोड़ा बहुत कतर को फायदा होता है तो अमेरिका उसका एहसान जताता है कि हमने ऐसा कर दिया आपके लिए। यही बात शाही परिवार के एक मेंबर को बुरी लगी और कहा कि आप सिर्फ एक किराएदार हैं, आप चाहें तो अपना बेस ले जा सकते हैं। इनको भी बताया कि अमेरिका इतनी दूर से कुछ नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की ताकत सिर्फ और सिर्फ यही बेस है और सबसे बड़ा बेस कतर के अंदर है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से इतनी दूर है कि वहां से इसके लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट तक आने में 3 दिन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी दूर से अमेरिका मिडिल ईस्ट को हैंडल कर रहा है। तो अमेरिका की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो जिसे चाहे धमका देता है, लेकिन पलट कर उसको जवाब बहुत कम देश देते हैं। जैसे वो अभी ग्रीनलैंड का मामला चल रहा है, अमेरिका उसको अपने साथ जोड़ना चाहता है। कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क सहित कई सारे यूरोप के देश इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में नहीं कर सकता। इस विरोध करने की वजह से फ्रांस, ब्रिटेन और डेनमार्क के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ और बढ़ा दिया। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, अमेरिका ने साफ कह दिया है कि कोई भी शख्स अगर मेरे इस प्लान को इग्नोर करेगा कि मैं ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ना करूं तो मैं उसके ऊपर डबल टैरिफ लगा दूंगा। हर किसी को यह शख्स धमकाया जा रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर इनकी धमकियों का असर शायद पड़ता नहीं है। दोस्तों, ईरान अपने आप को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए अपना ही इंटरनेट बना रहा है। उत्तर कोरिया में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। उत्तर कोरिया भी सिर्फ अपना ही इंटरनेट इस्तेमाल करता है और जिसे मंजूरी होती है सिर्फ वही शख्स इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही कुछ प्लान ईरान के अंदर बनाया जा रहा है। ईरान इस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। ईरान कोई भी ऐसा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेगा जिसका ताल्लुक बाहरी दुनिया से हो। ईरान के अंदर ही एक ऐसा इंटरनेट बनाया जाएगा, जिस शख्स को ईरानी प्रशासन इंटरनेट चलाने की इजाजत देगा वही शख्स ईरान के अंदर इंटरनेट चला सकेगा। ऐसा ही कुछ उत्तर कोरिया में भी होता है। किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया, हर एक शख्स इंटरनेट नहीं चला पाता है, जिसको अप्रूवल दिया जाता है सरकार की तरफ से सिर्फ वही चलाता है। तो ऐसा ही कुछ प्लान ईरान के अंदर अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी एक्टिव मेंबर हैं इस वक्त मोसाद के, उनका सबसे बड़ा हथियार जो है वो ये टेक्नोलॉजी ही है और टेक्नोलॉजी कोई भी हुई बिना इंटरनेट के काम नहीं करती है। तो जब इंटरनेट ही खत्म हो जाएगा, जैसे स्टारलिंक के नेटवर्क को भी ब्लॉक कर दिया और 2 साल की सजा है स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने पर ईरान के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। ज्यादातर सिग्नल को तो जाम कर दिया है। अब स्टारलिंक के सिग्नल को जाम करना यह भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का काम है। अब स्टारलिंक के सिग्नल को जो सैटेलाइट से आ रहे हैं उसको जाम करना यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन जो बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, उन प्रतिबंधों की वजह से पैसा बहुत डाउन हुआ, जिस वजह से यह सब हुआ। और ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे ज्यादातर मोसाद के एजेंटों का हाथ है। ये जो रजा पहलवी
सपना देख रहा है कि मैं ईरान का शासक बनूं। इसको लेकर भी ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जिन लोगों ने भी अभी हाल ही में ईरान को तोड़ने की साजिश रची थी, चाहे फिर वो रजा पहलवी ही क्यों ना हो, सजा सबको दी जाएगी। इन सभी अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को बिना सजा के छोड़ा नहीं जाएगा। तो खामनेई की सरकार का जो तख्ता पलट होने का सपना ये शख्स देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ मिलकर, वो सपना शायद सपना ही रह जाएगा। इसका कदम शायद ईरान के अंदर इतनी आसानी से नहीं करेगा। यह खबर शायद आपने सुनी होगी कि जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने ही वाला था तो डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने फोन करके मना कर दिया कि आप हमला मत करो। इजराइल ने ट्रंप से ईरान पर हमला ना करने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि मजबूत अमेरिकी सैन्य समर्थन के बिना वो ईरानी जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर यह बात कही थी और कई बार फोन किया था कि आप संयम बरतें, आप हमला करके चले जाओगे, लेकिन आपके पूरे समर्थन के बिना अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इस लायक अभी नहीं हैं कि ईरान के उस हमले को रोक पाएं। आपका जब तक पूरा समर्थन हमें नहीं होगा, हम ईरान के हमलों को ठीक से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आप अभी हमला ना करें, क्योंकि आप हमला करेंगे और भाग जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। उस वक्त जब ईरान ने हमला किया था तो अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी थी इजराइल को बचाने की, फिर भी इजराइल के अंदर इतनी तबाही मची थी। अब अमेरिका हमला करके भाग जाता, अमेरिका अपने सैन्य अड्डे बचाता जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इजराइल का क्या होता। इसीलिए फोन करके बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई हमला मत करो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जब जवाबी कार्रवाई करता है, पलट का जवाब देता है, तो ये अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश भी कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। इजराइल के अलावा कुछ अरबी देशों का भी नाम सामने आ रहा है। बाकायदा अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया है कि इजरायली और अरब अधिकारियों ने हमसे कहा कि यह सही समय नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने का, इसलिए हमने हमला नहीं किया। क्योंकि सभी को लग रहा था कि अमेरिका तो हमला करके भाग जाएगा, ईरान जब पलटवार करेगा तो हमारे ऊपर करेगा, क्योंकि अरबी देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के द्वारा, तो अरबी देश भी निशाने पर आ जाते हैं। बाकी इजराइल तो है ही निशाने पर। दोस्तों ये बात हकीकत है, भले ही अरबी देशों ने अमेरिका को अपने देश में पनाह दे रखी है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं गालियां भी देते होंगे। अब इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये अमेरिका से अलग हो जाएंगे तो अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रतिबंध लगा देगा, और जो थोड़ी बहुत सुरक्षा अमेरिकी सेना दे रही है इनको, वो भी खत्म हो जाएगी। मजबूरी में बैठाए हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर गालियां भी बहुत ज्यादा बकते होंगे। ये हकीकत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अयतुल्ला खामनेई को लेकर एक बार फिर से कहा कि ईरान में एक नए लीडर की तलाश का समय आ गया है। अयतुल्ला खामनेई एक बीमार व्यक्ति है जिसे अपने देश का सही ढंग से संचालन करना चाहिए और लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए। खराब लीडरशिप के कारण उनका देश दुनिया में रहने के लिए सबसे खराब जगह है। एक देश के नेता के रूप में वो देश के पूर्ण विनाश और अभूतपूर्व स्तर की हिंसा के लिए दोषी हैं। एक बार फिर से अयतुल्ला खामनेई को दोषी बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों पिछली रिपोर्ट में ही मैंने आपको बताया था कि गाजा के अंदर जो सीजफायर का दूसरा फेज शुरू हुआ है, इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप गाजा का ढांचा तैयार करने में लगे हुए हैं, गाजा को फिर से बसाने में लगे हुए हैं, और एक शांति परिषद का प्रस्ताव भी रखा है। एक कमेटी बनाई है, इसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया है। गाजा को कैसे बसाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस शांति परिषद के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। गाजा के अंदर जो ढांचा बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने वो सही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आपस में ही एक दूसरे से खिंचे हुए नजर आ रहे हैं। बस सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, वरना हर नेता से परेशान है। हर जगह का यही हाल चल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।